सौतेली माँ और जादुई लहंगा। भरतपुर नामक गांव में ओम प्रकाश अपनी दूसरी पत्नी रजनी और अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। रजनी की भी अपनी एक बेटी थी, नाम था उसका तारा। रजनी अपनी बेटी तारा को पलकों पर बिठाकर रखती थी, वहीं मीरा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। रजनी ने मीरा से सारी आजादी छीन ली। वो और उसकी बेटी तारा सारा दिन भर आराम करती, वहीं मीरा से घर का सारा काम करवाती। एक दिन की बात है। अरे ओ कामचोर, अभी तक बर्तन नहीं धोए तूने? बस हो गया माँ। जल्दी कर और आकर मेरे पैर दबा, आज सुबह से ही मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। बेचारी मीरा जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर कमरे में जाकर सौतेली माँ रजनी के पैर दबाने लगी। अरे ओ महारानी, जरा पैर जोर से दबा, खाना तो दो आदमियों का चट कर जाती है और हाथ में तेरे जान ही नहीं है। मीरा अपनी सौतेली माँ रजनी की बात सुन कुछ नहीं कहती, बस कुछ देर बाद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं होता। माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये कहते हुए मीरा रोने लगी। तभी मीरा के कंधे पर उसके पिता ओम प्रकाश ने हाथ रखा। बेटी मीरा, मुझे माफ कर दो। तुम पर इतना जुल्म होते देख भी मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तेरी नई माँ की मोटी बुद्धि जल्द ही ठीक हो जाएगी। इतने में रजनी वहाँ आई और बोली, क्या कहा तुमने? मोटी बुद्धि? मैं तो ये कह रहा था, बादाम खाने से बुद्धि तेज हो जाती है, लेकिन तुम तो वैसे ही इतनी समझदार हो, तुम्हें बादाम खाने की क्या जरूरत? ज्यादा बातें मत बनाओ। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे सब पता है। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे। कभी तो प्यार से दो मीठे बोल बोल लिया कर। देखो, ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिखाओ, कह देती हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए रजनी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। बेचारी मीरा घर का सारा काम बहुत अच्छे से किया करती थी, लेकिन फिर भी मीरा की सौतेली माँ रजनी जानबूझकर कोई ना कोई कमी निकालकर उसे पीटा करती। जब भी ओम प्रकाश रजनी को समझाने की कोशिश करता, तब रजनी ओम प्रकाश को भी बहुत बुरा भला कहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब मीरा और तारा दोनों शादी लायक हो चुकी थी। ओम प्रकाश को अपनी बड़ी बेटी मीरा की चिंता सताने लगी। मैं मीरा बिटिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर जल्द ही विदा कर दूंगा। कितने पैसे जोड़ रखे हो अपनी मनोज बेटी की शादी के लिए? ये मत भूलना, तुम्हारी दूसरी बेटी भी है, उसकी उम्र भी शादी लायक हो चुकी है। भगवान के लिए मेरी बेटी को मनहूस कहना बंद करो। मीरा तुम्हारी बेटी जैसी है। ये मनहूस लड़की और मेरी बेटी? मेरी सिर्फ एक बेटी है, तारा। मैंने कभी भी मीरा और तारा के बीच फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा ही मीरा बिटिया के साथ बुरा व्यवहार किया। पर अब मीरा बिटिया की शादी कर उसे खुशी खुशी यहाँ से विदा करूँगा। कम से कम ससुराल में तो खुशी से रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा, मनोज ससुराल में खुशी रहेगी या दुखी। दूर खड़ी मीरा ये सब सुन रही थी। वो दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले गई होती। फिर एक सुबह मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी एक बूढ़ी जो दिखने में बहुत ही भद्दी थी वहाँ आई और बोली, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। आप यहीं बैठो अम्मा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा रसोई में गई और अपने हिस्से की सूखी रोटी लाकर बूढ़ी अम्मा को देते हुए बोली, अम्मा, मेरे पास सिर्फ यही सूखी रोटी है, आप ये खा लो। ठीक है बेटी, लाओ, इसी से ही मैं अपना भूख मिटा लेती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत सूखी रोटी बड़े प्यार से खाने लगी। उसके बाद मीरा ने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे और सदा खुश रखे। बूढ़ी औरत की बात सुन मीरा के आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद बूढ़ी औरत ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। तभी मीरा को आंगन में एक पोटली दिखाई दी। अरे, ये पोटली किसकी है? कहीं ये पोटली बूढ़ी अम्मा की तो नहीं है?
लगता है भूल गई, शायद ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मैं अभी उन्हें ये पोटली दे आती हूँ। मीरा ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे बूढ़ी अम्मा कहीं दिखाई नहीं दी। अरे अम्मा तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। अब मैं इस पोटली का क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, इस पोटली को संभाल कर अपनी अलमारी में रख देती हूँ। जब अम्मा आएंगी तो उन्हें ये पोटली लौटा दूंगी। ये कहते हुए मीरा ने पोटली ले जाकर अपने अलमारी में रख दी और घर के कामों में व्यस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर रजनी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी बेटी तारा आई और बोली, माँ देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ इन गहनों में। अरे वाह, मेरी बेटी तो एकदम राजकुमारी लग रही है। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। तभी वहाँ ओम प्रकाश आया और बोला, तारा बिटिया, ये गहने संभाल कर अलमारी में रख दो। ये मैंने मीरा बिटिया के लिए बनवाए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? इन गहनों पर तारा बिटिया का भी हक है, इस मनहूस का नहीं। मैं इतने साल तक चुप रहा, लेकिन अब नहीं। मेरी बिटिया के गहने फौरन अलमारी में रख दो। ये मैंने उसकी शादी के लिए बनवाए हैं। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है आजकल तुम्हें अपनी बेटी पर। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम ये गहने उस करमजली को देते हो। इस तरह दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। उन दोनों को लड़ते देख मीरा को बहुत दुख हुआ। आप दोनों लड़ना बंद करो पिताजी। आप ये गहने तारा को दे दो, मुझे नहीं करनी शादी। इतना कहकर मीरा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, आप देख रही हो ना, नई माँ मुझसे कितनी नफरत करती है। मीरा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगी। आवाज सुन मीरा इधर उधर देखने लगी। अरे, इधर उधर क्या देख रही हो? मैं जादुई लहंगा हूँ। क्या कहा? जादुई लहंगा? हाँ, जल्दी से अलमारी में रखी पोटली को खोलो। मीरा ने जैसे ही अलमारी में रखी पोटली खोली तो उसमें चमचमाता हुआ सुंदर लहंगा था। तभी उस लहंगे में से आवाज आई, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। वो बूढ़ी अम्मा एक नेक जादूगरनी थी। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर अगली सुबह मीरा की सौतेली माँ उसे जो भी करने को कहती, जादुई लहंगे की मदद से वो काम झटपट कर लेती। अब मीरा बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर सारा घर का काम इतनी जल्दी खत्म होते देख उसके सौतेली माँ रजनी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो जादुई लहंगे का राज नहीं जान पाई। फिर एक सुबह मीरा जादुई लहंगा पहनकर अपने आप को आईने में निहार रही थी। तभी तारा ने उसे देख लिया और जिद करने लगी, मुझे ये लहंगा चाहिए। इतना सुंदर लहंगा तेरे पास क्या कर रहा है? माँ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बिटिया, तुमने सुबह सुबह आसमान सर पर क्यों उठा रखा है? देखो ना माँ, इसने कितना सुंदर लहंगा पहन रखा है। मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। इससे कहो ये लहंगा मुझे दे दे। तूने सुना नहीं? मेरी बेटी ने क्या कहा? जल्दी से ये लहंगा मेरी बेटी को दे दे। लगता है इसके बाप ने ये लहंगा खरीद कर इसे दिया होगा। इन दोनों बाप बेटी को लगता है हमें कभी पता नहीं चलेगा। बहुत प्यार लुटा रहा है आजकल अपनी बेटी पर। चल अब मुँह क्या देख रही है? लहंगा देती है कि नहीं? रजनी ने जोर जबरदस्ती कर मीरा से वो जादुई लहंगा छीन लिया। मीरा को बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ न कर पाई। वहीं दूसरी ओर लहंगा पाकर तारा बहुत खुश थी। फिर दोपहर के समय ओम प्रकाश खुश होते हुए घर आया और बोला, मेरा बिटिया, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। तभी रजनी चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, कैसी खुशखबरी? जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ हाँ, तुम भी सुनो। कल मेरी बेटी मीरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और पता है वो लड़का पड़ोस में रहने वाला धनी व्यापारी का है। मेरी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। ये सुन रजनी ईर्ष्या से जलने लगी और मन ही मन बोली, मैं भी देखती हूँ उस करमजली की शादी कैसे होती है उस लड़के से। अगली सुबह रजनी ने मीरा को पानी लाने जंगल भेज दिया और अपनी बेटी तारा को तैयार होने के लिए कहा। बेटी तारा, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। देखना, लड़के वाले तुझे ही पसंद करेंगे। पता है लड़का बहुत ही पैसे वाला है, वहाँ तू महारानी बनकर रहेगी।
माँ के कहने पर तारा ने जैसे ही वो लहंगा पहना, वो 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे ये क्या, मैं बूढ़ी कैसे हो गई? मुझे तो चला भी नहीं जा रहा। माँ जल्दी इधर आओ। तभी रोने की आवाज सुन दौड़ते हुए रजनी कमरे में आई और हैरानी से बोली, तुम कौन हो और मेरी बेटी तारा के कमरे में क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। माँ मैं तारा ही हूँ। ये लहंगा पहनते ही मैं बूढ़ी औरत में बदल गई। कुछ करो माँ, मुझे पहले जैसा बना दो। चुप हो जा बेटी, ये सब लगता है उस करमजली का काम है। लगता है वो कहीं से जादू टोना सीख कर आई है। आने दो उसे, आज उसके खैर नहीं। कुछ देर बाद जब मीरा पानी लेकर घर पहुंची तब रजनी गुस्से से बोली, करमजली सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहकर रजनी मोटा डंडा लेकर मीरा की ओर बढ़ी। तभी जादुई लहंगे ने फिर से अपना जादू दिखाया और वो डंडा खुद ही रजनी की पिटाई करने लगा। आह आह, बचाओ मुझे, हाय मेरी कमर। कोई रोको इसे, अरे डंडे को रोको। इतने में ओम प्रकाश भी वहाँ आ पहुँचा और रजनी की बुरी हालत देख बोला, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो आज तुम्हें मिल रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मीरा बिटिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। लेकिन मुझे बचा लो। ये कहते हुए रजनी ने हाथ जोड़कर मीरा से माफी मांगी। साथ ही तारा ने भी मीरा से माफी मांगी। उसके बाद मीरा ने जादुई लहंगे से विनती की। तभी डंडा अपने आप वहाँ से गायब हो गया और तारा भी पहले जैसी हो गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब रजनी मीरा को अपनी बेटी तारा की तरह प्यार करने लगी और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गर्भवती परी। ये बहुत समय पहले की बात है। परियों की दुनिया का अस्तित्व हुआ करता था, जहाँ सुंदर सुंदर परियां रहा करती थीं। उन्हीं के बीच पलक नाम की परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक घूमने जाया करती थी। वो वहाँ के तौर तरीके, खान पान, रहन सहन सभी से बहुत प्रभावित थी। हालांकि उसे पता था कि परियों का पृथ्वी लोक जाना मना है, फिर भी वो रानी परी की आज्ञा के बिना चोरी छुपे पृथ्वी लोक जाया करती थी। लेकिन उसकी ये लुका छुपी ज्यादा दिन तक रानी परी शबाना से छिप ना पाई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, पलक परी को पृथ्वी लोक से आते आते रात हो गई। जैसे ही उसने परी लोक में कदम रखा, उसके आने की भनक पड़ते ही रानी परी समेत बाकी परियां भी वहां आ पहुंची और रानी परी क्रोधित होते हुए पलक परी से बोली, तुम्हें पता होते हुए भी तुमने परिलोक से बाहर कदम रखने की हिम्मत कैसे की, वो भी बिना मुझसे आज्ञा लिए? रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे पृथ्वी लोक जाना अच्छा लगता है। लगता है तुम भूल गई हो कि तुम एक परी हो और हम कुछ नियमों से बंधे हैं। तुमने उन नियमों का उल्लंघन किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पर रानी परी, मेरी बात तो सुनिए। एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुझसे जवान लड़ाती हो। तुम्हें वहाँ बार बार जाने का बहुत शौक है ना? चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। फिर रानी परी ने गुस्से से अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए कहा, पलक, मैं तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन रही हूँ। अब से तुम पृथ्वीलोक में ही रहोगी। आज से परीलोक के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। ऐसा कहते हुए रानी परी ने पलक को परीलोक से बाहर कर दिया। जादुई शक्तियाँ छिनते ही पलक परी बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को पृथ्वी लोक पर पाया। वो उठी और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसके पास पहले जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं थी जिसका वो इस्तेमाल कर सके। तभी दूर उसे एक ठेला दिखाई दिया। उसे जोरों की भूख लग रही थी। वो तुरंत ही उस ठेले के पास गई और बोली, भैया मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं मैडम जी, कितने का चाहिए? 10 के 5 हैं और 20 के 10। भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा? पैसे नहीं हैं? तो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुफ्त में खाने के लिए। अब मैं क्या करूँ? बहुत जोरों की भूख लग रही है, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहते हुए पलक भूखी प्यासी चिलचिलाती धूप में यहाँ से वहाँ भटकने लगती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की।
तभी पास से एक युवक गुजर रहा था जिसका नाम था केशव। केशव ने जब पलक को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? बोलो। इससे पहले कि पलक कुछ कह पाती वो बेहोश हो गई। लगता है बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। घर जाकर केशव ने तुरंत ही डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और समय पर खाना खाने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। होश में आने के बाद पलक केशव को धन्यवाद करते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चली जाना, लेकिन पहले तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पलक है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या कहा? तुम्हारा कोई नहीं है? तो फिर जाओगी कहाँ? अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए हरिद्वार गई है, बस आती ही होगी। पलक केशव के कहने पर वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई। वो घर के सभी कामों को अच्छे से संभालने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे केशव पलक की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन उसने अपने दिल की बात पलक से कही। पलक भी केशव को मन ही मन पसंद करती थी। जब केशव की माँ सुभद्रा हरिद्वार से लौटी तो उसने अपनी माँ से पलक के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। पर केशव की माँ को पलक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी एक अमीर घराने की लड़की से कराना चाहती थी। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे की खुशी के आगे झुकना पड़ा और दोनों की शादी करा दी। लेकिन केशव की माँ सुभद्रा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर पलक को खरी खोटी सुनाया करती थी, पर पलक चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, खाना बना है कि नहीं? हाँ माँ जी, खाना बन गया है। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। ये क्या बनाया है तूने? दाल है या पानी? और ये रोटी कम, अफ्रीका का नक्शा ज्यादा लग रहा है। अरे तुझे को ढंग से बनाना आता भी है कि नहीं? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं दोबारा बना देती हूँ। अरे रहने दे, नहीं तो पता नहीं इस बार कौन से देश का नक्शा बना कर ले आएगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पलक को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात उसने अपने पति केशव को बताई। सुनो जी, मुझे आपको कुछ बताना है। जल्दी बोलो, क्या बात है? मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। बोलो ना, अब चुप क्यों हो? जी वो बात ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मैं ये खुशखबरी माँ को सुनाता हूँ। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? घर सर पर क्यों उठा रखा है? कौन सा तूफान आ गया? अरे माँ, घर में मेहमान आने वाला है। कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे छोटा मेहमान आने वाला है, मतलब कि तुम दादी बनने वाली हो और मैं पापा। ये सुनकर सुभद्रा भी मन ही मन बहुत खुश हुई। अब घर में सब पलक का अच्छे से ख्याल रखने लगे। एक दिन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त पलक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सुभद्रा और केशव उसे जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, आई एम सॉरी, पर हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। आपकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया है। पलक को जब ये बात पता चली तो वो अपने बच्चे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। पलक चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ महीने बीत जाने के बाद पलक धीरे धीरे अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। फिर एक दिन सुभद्रा की सहेली कोकिला उससे मिलने घर आई। अरे आओ कोकिला, बहुत दिन बाद आई हो, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ, तुम्हारा पोता हुआ या पोती? तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट थी ना? प्रेग्नेंट थी, पर मेरी बहू का मिसकैरेज हो गया। क्या कहा? मिसकैरेज हो गया? तभी वहाँ पलक चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे मैं सब जानती हूँ सुभद्रा बहन, आजकल की लड़कियों को वो बच्चा नहीं चाहती और कोई न कोई तरीके से अपना होने वाला बच्चा गिरा देती हैं, ताकि कोई उन पर शक ना कर सके। आंटी जी, आपको ये सब बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? एक औरत होकर आप दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? अरे तू चुप कर, कोकिला बिल्कुल सही कह रही है।
लगता है तू माँ बनना नहीं चाहती थी। कोई तुझ पर शक न करे, इसलिए तूने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया ताकि कोई तुझ पर शक न कर सके। बस कीजिए माँ जी। ये कहते हुए पलक रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से सुभद्रा पलक को पहले से भी ज्यादा बुरा भला कहने लगी, जिसकी वजह से पलक गुमसुम सी रहने लगी। और ऐसे ही एक दिन, अरे ओ महारानी, इधर आ। कहाँ है? कहाँ मर गई? हाँ माँ जी, बोलिए। ये ले बाबा जी का भभूत और चुपचाप से खा ले। ये किस लिए माँ जी? ताकि इस घर में फिर से बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके। चुपचाप खा ले, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी खिलाना आता है। माँ जी, ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सबको नहीं मानती। मैं नहीं खाऊंगी ये सब। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी? तुझे खानी पड़ेगी। ये कहते हुए सुभद्रा ने पलक के गाल पर जोरदार चांटा मारा। इतने में वहाँ केशव भी आ गया। ये सब क्या हो रहा है? माँ, आपने पलक पर हाथ कैसे उठाया? अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये औरत डायन है, डायन। ये माँ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए इसी ने ही पेट में पल रहे अपने बच्चे को मार डाला। वो तो भला हो मेरी सहेली कोकिला का, जिसने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये भभूत ला कर दी। बस करो माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी और की बातों में आकर आप अपनी बहू पर शक कर रही हो। आप इन ढोंग पाखंड में विश्वास करती हो। क्या आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि पलक के दिल में क्या बीत रही होगी? आप तो हमेशा उसे ताने देती रहती हो। माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। अपने बेटे की बात सुनकर सुभद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पलक से माफी मांगी। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद पलक की जिंदगी में खुशियों ने दोबारा से दस्तक दी। पलक फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार सुभद्रा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। थोड़े ही समय बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। फिर सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रानी परी बनी सौतेली माँ। मिनी की उम्र महज 5 साल की थी जब उसकी माँ जान के चल बसी थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद मिनी के पिता रमेश ने शर्मिला नाम की औरत से दूसरा विवाह रचा लिया ताकि मिनी की अच्छे से देखभाल हो सके। लेकिन 2 साल बाद एक गंभीर बीमारी के कारण मिनी के पिता रमेश भी चल बसे। मिनी अब बिल्कुल अकेली हो गई। उसकी सौतेली माँ शर्मिला उस पर अत्याचार करने लगी। वो मिनी से घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन खाने के नाम पर वो बासी रोटी देती थी, जिसकी वजह से मिनी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन की बात है। अरे करमजली, कहाँ मर गई? सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही मिनी बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? सुन, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? वरना तेरी खैर नहीं। इतना कहकर शर्मिला तैयार होकर बाहर चली गई। वही मिनी घर के कामों में व्यस्त हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद मिनी को बहुत तेज भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या खाऊं? माँ ने तो रसोई में ताला लगा रखा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ की अलमारी में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए, बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। ये कहते हुए मिनी ने शर्मिला के कमरे में रखी अलमारी को जैसे ही खोला, तब उसे अलमारी में थोड़े बहुत पैसे रखे हुए मिले। उन पैसों को देखकर मिनी मन ही मन बोली, यहाँ तो केवल 10 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ के आने से पहले जल्दी से रामू काका की दुकान पर जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर मिनी अलमारी से पैसे लेकर खाना खाने रामू काका की दुकान पर गई और 2 समोसे खाए। जब वो समोसे खाकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा उसकी सौतेली माँ शर्मिला गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी। ये देख मिनी बहुत डर गई। तब शर्मिला बोली, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आज जो तूने किया, तुझे उसकी ऐसी सजा दूंगी, तू जिंदगी भर याद रखेगी। क्यों माँ, मैंने क्या किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुझे क्या लगता है तू मेरी अलमारी से पैसे चोरी करेगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अब सच सच बता, तूने अलमारी में से पैसे क्यों चुराए?
माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अलमारी से 10 रुपए लिए और दुकान में जाकर 2 समोसे खाए। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मिनी रोते हुए अपनी सौतेली माँ से बहुत बार माफी मांगने लगी, लेकिन गुस्से से लाल शर्मिला ने कोने में रखा मोटा डंडा उठाया और मिनी के दोनों हाथों पर मारने लगी। बेचारी मिनी दर्द से कड़ाते हुए बोली, आह आह, मुझे माफ कर दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, मत मारो मुझे। ये कहते हुए मिनी जोर जोर से रोने लगी। अब तुझे जिंदगी भर आज का दिन याद रहेगा कि घर में चोरी करने की क्या सजा होती है। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों खड़ी है? जा यहाँ से। मिनी रोते हुए वहाँ से बाहर चली गई। चलते चलते वो गांव के नजदीक नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी अचानक मिनी को किसी की कढ़ाने की आवाज सुनाई दी। कोई है यहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज सुन मिनी बोली, लगता है कोई किसी मुसीबत में है, मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए मिनी उस दिशा की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूरी पर पहुँचते ही मिनी ने एक घायल सुंदर परी को देखा। वो हैरान होते हुए बोली, अरे ये तो कोई परी है, लेकिन इस हालत में क्या हुआ आपको परी? मैं बहुत जख्मी हूँ, मैं उठ नहीं पा रही, कृपया मेरी मदद करो। पर अब जख्मी कैसे हुई? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। आह, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मिनी ने झटपट नदी से पानी लाकर रानी परी को पिलाया। उसके बाद मिनी ने रानी परी को सहारा देते हुए एक पेड़ के नीचे बिठाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहीं कहीं खो गई है, उसे ढूंढ कर ला दो। मेरी शक्तियाँ वापस आएगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप यही मेरा इंतजार करो, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर मिनी रानी परी की छड़ी ढूंढने लगी। काफी मुश्किलों के बाद मिनी को कटीली झाड़ियों के बीच फंसी रानी परी की जादुई छड़ी मिल ही गई। शुक्र है, रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल गई। जल्दी से मैं ये छड़ी रानी परी को दे देती हूँ। मिनी ने जैसे तैसे उस कटीली झाड़ी से अपने जख्मी हुए हाथों की परवाह किए बिना जादुई छड़ी निकाली और ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप दिया। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। रानी परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली, उनके सारे जख्म ठीक हो गए। तब मिनी ने रानी परी से पूछा, रानी परी जी, वैसे आप यहाँ क्या करने आई थी? कई साल पहले परीलोक की जेल से एक दुष्ट जादूगरनी भागकर पृथ्वीलोक आई थी। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका पता अब चल गया है। वो इसी गांव में इंसानों का रूप धारण करके इस गांव में ही रहती है। वो बहुत खतरनाक है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो शक्तिशाली बनने के लिए हर रात को इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन अब आप उसे कैसे पकड़ेंगी? उसको पहचान पाना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो इंसानी रूप में यहाँ रहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो इंसानों का रूप धारण करके रहती है, इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी, तब मैंने उसके दाहिने गाल पर अपनी जादुई छड़ी से वार किया था, जिससे उसके गाल पर काला निशान पड़ गया है। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी की नजर मिनी के हाथों पर गई। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथ ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से मिनी के दोनों हाथ ठीक कर दिए। तब मिनी ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ के बारे में रानी परी को सारी सच्चाई बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे याद करना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करूँगी। और तुम अपने साथ ये अंगूठी लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तुम इस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर रानी परी अदृश्य हो गई।
मिनी भी अंगूठी लेकर घर चली गई। रात को मिनी जब अपनी सौतेली माँ शर्मिला को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ शर्मिला के दाहिने गाल पर काला निशान देखा। निशान देखते ही मिनी मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, माँ के दाहिने गाल पर काला निशान कैसा? ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के चेहरे पर कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिनी अपने कमरे में जाकर पूरी रात ये बात सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह उठकर मिनी ने रानी परी की दी हुई अंगूठी की मदद से रानी परी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही रानी परी वहाँ प्रकट हो गई। क्या हुआ मिनी? क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं रानी परी जी, मैंने कुछ और बताने के लिए आपको याद किया है। कल आपने मुझे जिस निशान के बारे में बताया था, जो आपने उस शैतान जादूगरनी के चेहरे पर लगाया है, मैंने वैसा ही काला निशान मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर चल सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, वो भी सो रही होंगी। इतना कहकर मिनी रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में गई। जैसे ही रानी परी ने मिनी की सौतेली माँ शर्मिला को देखा, वो पहचान गई कि यही वो शैतान जादूगरनी है और अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए मिनी से बोली, मिनी, इस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनते ही मिनी बहुत डर गई। मिनी, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट जादूगरनी को रस्सियों से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उससे बच पाओगी? इतने सारे इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर शैतान जादूगरनी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाई। तभी रानी परी की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और शैतान जादूगरनी को जलाकर राख कर दिया। तब मिनी बोली, रानी परी जी, आपने इस गांव के बाकी लोगों की जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब मेरी सौतेली माँ भी नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ये कहते हुए मिनी रोने लगी। मिनी बेटी, रोना बंद करो। अब से तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर परीलोक में रहोगी और आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम मेरे साथ चलो, परीलोक चलो। क्या सच में रानी परी? रानी परी नहीं, मुझे माँ कहो। मिनी बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब चलो, परीलोक में सभी परियां हमारा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर रानी परी मिनी को लेकर परीलोक की दुनिया में चली गई। कुछ दिनों में मिनी वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। मिनी अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में खुशी खुशी रहने लगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। परी की जादुई 3 लिपस्टिक। समीरा बचपन से ही परियों की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। समीरा जब 8 साल की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु एक यात्रा के दौरान हो गई थी। समीरा की सारी जिम्मेदारी समीरा के चाचा और चाची को उठानी पड़ी। समीरा के चाचा चाची समीरा को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। समीरा के चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम वैशाली था। वैशाली का रंग सांवला था और उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहांसे थे। समीरा वैशाली से दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए संगीता और प्रभु राम कभी भी समीरा को पसंद नहीं करते थे। वैशाली समीरा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। समीरा के माता पिता के बाद वैशाली ही थी जो समीरा को परियों की कहानी पढ़कर सुनाती थी। देखते ही देखते दोनों बड़े हुए, लेकिन समीरा के चाचा चाची का वैशाली और समीरा में भेदभाव जारी रहा। उठ जा वैशाली बेटी, आज मेला लगा है, तैयार हो जा, मेले में घूमने जाना है। चाची जी,
क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? अकल नहीं है क्या? अगर तुम्हें छोड़कर मेला घूमने जाएंगे तो तुम्हारे दादा दादी हमें 4 बातें नहीं सुनाएंगे और तुम क्या बोलने के बाद ही तैयार होना शुरू करोगी? अपने मन से समझ नहीं आता? ठीक है माँ, सुबह सुबह अब चालू मत हो जाना, हम तैयार होकर नीचे आ जाएंगे, आप जाओ। मेले में समीरा और वैशाली झूले में बैठकर बातें कर रहे थे। काश मुझे भी परियों की तरह पंख लगे होते तो मैं भी झट से उड़ने लगती। हाँ, ये कैसे भूल सकती हो कि वो परियों की कहानी है। परियां बस कहानियों में ही मिलती है, असली दुनिया में नहीं। लेकिन दीदी, आप ही तो बचपन में कहानी सुनाती थी कि परी सबकी इच्छा पूरी करती है। अब हम बड़े हो चुके हैं समीरा, बचपना छोड़ो, परियां असली दुनिया में नहीं होती। मेले से घर आने के बाद भी समीरा बस अपनी बहन की बातों को सोच रही थी। दीदी ने कहा है कि परियों की दुनिया जैसी कोई दुनिया नहीं होती, इसका मतलब परियां होती ही नहीं है। तो फिर हमें बचपन में कहानी क्यों सुनाई जाती है? तभी समीरा की चाची वहाँ आकर उससे कहती है, अधेड़ उम्र की हो गई है पर अभी तक परियों की कहानी में खोई हुई हो। मेरी वैशाली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये कपड़े लो और उसे पहनाकर अच्छे से तैयार कर देना। जी चाची जी। और दूसरी बात, भगवान के लिए गलती से भी लड़के वालों के सामने मत आ जाना। इस बार फिर से अपनी बहन का घर मत उजाड़ना, चुपचाप रसोई में अपना काम खत्म करना। इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। वैशाली को कई बार लड़के वाले देखने आ चुके थे, लेकिन वैशाली के रूप रंग को देखकर सभी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन सभी ने वैशाली की छोटी बहन समीरा के लिए रिश्ते का हाथ बढ़ाया। इसलिए समीरा की चाची हमेशा समीरा पर गुस्सा जताती थी। कुछ देर बाद वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले भी आ जाते हैं। वैशाली बिल्कुल तैयार होकर उनके सामने बैठी हुई थी और समीरा चुपके चुपके उन्हें रसोई घर से देख रही थी, लेकिन उन्हें वैशाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। लड़की का रंग तो बहुत सांवला है और चेहरे पर मुहासे भी निकले हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, रंग तो कुछ दिनों में ही खिल जाएगा और मुहासे तो दवाई से भी ठीक हो जाएगी। तभी नरेश की नजर समीरा पर चली जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो बहुत देर से हमें रसोई घर से छुप छुप कर देख रही है। प्रभु राम जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? हमारे पास तो एक ही बेटी है, वो तो हमारी। प्रभु राम कुछ बोल पाता उससे पहले ही संगीता कहती है, वो हमारी नौकरानी है। क्या आप लोग एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना पसंद करोगे? आजकल के जमाने में आप कैसी ऊंच नीच वाली बातें कर रही हो बहन जी। शादी के बाद तो वो हमारे ही खानदान की हो जाएगी ना। हमें तो वो लड़की बहुत पसंद है। उसके बाद समीरा सबके सामने आती है। समीरा को देखने के बाद शंभूनाथ जी समीरा के साथ अपने बेटे नरेश का रिश्ता तय कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस समय समीरा शंभूनाथ जी को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन इन सब से समीरा बिल्कुल खुश नहीं थी। वैशाली का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर संगीता भी समीरा को खूब खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। किस मनहूस घड़ी में तूने हमारे घर में कदम रखा था? जब से आई है मेरी बेटी की खुशियों को खा रही है। 50 लड़के आ चुके होंगे, लेकिन इस समीरा को देखकर अपना मन बदल लेते हैं। सच सच बता, तू जानबूझकर सबके सामने आई थी ना? नहीं चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला दीदी का क्यों बुरा चाहूंगी? हे प्रभु, या तो मुझे इस घर से उठा लो या फिर मेरी बेटी की शादी होने दो। जब तक ये कलमुही इस घर में रहेगी तब तक हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ। इतना बोलकर संगीता और प्रभु राम वहाँ से चले जाते हैं। समीरा अपने मन में खुद को अपनी बहन की खुशियों पर ग्रहण की वजह मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते समीरा अपने गांव के पुराने किले के पास आकर बैठ जाती है। सही ही तो कह रही थी चाची जी, मैं ही मनहूस हूँ। आज भी दीदी का रिश्ता मेरी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए, इसमें मेरी क्या गलती है? परियां क्यों नहीं होती?
अगर कोई परी होती तो वो मेरी मदद जरूर करती। समीरा वहाँ अकेले बैठकर रो रही थी और कुछ देर बाद ही समीरा को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुमने मुझे याद किया? समीरा हैरानी से चारों ओर देखने लगती है। तभी उसके सामने वो अदृश्य आवाज की आकृति प्रकट हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक परी ही थी। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरे सामने सच में कोई परी खड़ी है? तुम कोई सपना नहीं देख रही, तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। इसका मतलब परियां सच में होती है? हाँ, और तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हारी भावना का पता लगाया जा सकता है। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? उसके बाद समीरा रोते हुए परी को शुरुआत से अपनी सारी कहानी सुना देती है। सब सुनने के बाद परी समीरा को 3 जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो समीरा, 3 जादुई लिपस्टिक। तीनों लिपस्टिक 3 अलग अलग किरदार निभाती है। इसका पता तुम्हें जरूरत के समय ही चल पाएगा। जिसकी जैसी सीरत होगी उसे वैसा ही फल मिलेगा। और याद रहे, ये लिपस्टिक एक बार के इस्तेमाल के बाद गायब हो जाएगी। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। परी कहाँ गायब हो गई? इतनी सारी पहेलियां बुझाकर मुझे उलझन में डाल गई। समीरा परी की दी हुई 3 लिपस्टिक को लेकर अपने घर जाती है, लेकिन समीरा की चाची ने समीरा के लिए जाल बिछाया था। समीरा की चाची एक क्रीम में केमिकल मिलाकर समीरा को लगाने को देती है। कहाँ थी तू बेटी? मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। देखो मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या लाई हूँ, ये क्रीम। अब इस क्रीम को जल्दी से लगा लो। वो क्या है ना, होने वाली दुल्हन सुंदर दिखनी चाहिए ना, और तुम तो पहले से भी सुंदर हो। समीरा अपनी चाची के काले मंसूबे से बिल्कुल अनजान थी, बल्कि वो तो इस बात से खुश थी कि उसके चाची के मन में उसके लिए प्यार की भावना उत्पन्न हुई है। समीरा खुशी से चाची से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक दे देती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल कर कर कहोगी, वाह क्या बहन मिली है मुझे। वाओ समीरा, लिपस्टिक तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे चेहरे पर ही नहीं जचेगी। पहले से कैसे सोच लिया कि नहीं जचेगी? एक बार लगाकर तो देखो। अपनी बहन की बात मानकर वैशाली उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद वैशाली बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। ये देखकर वैशाली तो बहुत हैरान थी। तभी समीरा अपनी बहन की तारीफ करते हुए उसे जादुई लिपस्टिक की सारी कहानी सुनाती है। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दीदी, खुशी तो मुझे भी मिली है। ये देखो, ये क्रीम मुझे चाची जी ने दी है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से जो दिया है, इसलिए मैं इसे अपने चेहरे पर बहुत प्यार से लगाऊंगी। ये कहती हुई समीरा अपनी चाची की दी हुई क्रीम को लगा लेती है। अगली सुबह जब समीरा उठती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पर तरह तरह के कील मुहासे हो गए हैं और उसके चेहरे पर काफी दर्द भी हो रहा था। ये देखकर समीरा जोर जोर से रोने लगती है। वैशाली अपनी बहन को चुप कराने में लगी हुई थी। उसे देखकर संगीता मन ही मन सोचकर खूब मुस्कुरा रही थी। मेरी बेटी की खुशियों को अब कोई नजर नहीं लगाएगा। तभी संगीता अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही थी। बेटी, ये जादू कैसे हो गया? तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? वो सब छोड़िए माँ, देखिए ना छोटी के चेहरे को क्या हुआ। लेकिन संगीता को समीरा के चेहरे से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी बेटी की सूरत की खुशी मना रही थी। रात हो जाती है। रात को समीरा एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसे परी की जादुई लिपस्टिक का ख्याल आया और समीरा खुद को आईने में देखकर परी की जादुई लिपस्टिक लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही लिपस्टिक समीरा के हाथ से गायब हो जाती है।
लिपस्टिक लगाते ही समीरा बिल्कुल पहले की तरह सुंदर लगने लगती है। परी की जादुई लिपस्टिक ने तो कमाल कर दिया, मैं फिर से पहले की तरह दिखने लगी। संगीता छुपकर समीरा को ये करते हुए देख रही थी। तो ये राज है, लिपस्टिक लगाकर इतनी सुंदर दिखती है। अब मैं इसकी लिपस्टिक ही चुरा लूंगी, इसके बाद फिर से उसका चेहरा बिगाड़ दूंगी। उसके बाद समीरा अपनी बहन विशाली को अपना चेहरा ठीक होने की खुशखबरी सुनाती है। दोनों बहनें खुशी खुशी सो जाते हैं। सबके सोने के बाद समीरा चुपके से उनके कमरे में जाकर जादुई लिपस्टिक चुरा लेती है। 2 जादुई लिपस्टिक तो पहले से ही गायब हो चुकी थी। अब अंतिम और तीसरी जादुई लिपस्टिक बाकी थी, जिसे संगीता चुरा लेती है। संगीता अपने कमरे में जाकर उस लिपस्टिक को अपने हाथ में पकड़ रखी थी। उस महारानी का चेहरा तो मैं बाद में भी बिगाड़ सकती हूँ, क्योंकि उसे अपनी चाची से इतना प्यार जो है। क्यों ना मैं इस जादुई लिपस्टिक को एक बार अपने चेहरे पर लगाकर देखती हूँ, उसके बाद तो मैं भी गोरी दिखने लगूंगी। लेकिन संगीता का मन बहुत काला था और इसलिए संगीता उस लिपस्टिक को लगाते ही बदसूरत दिखने लगती है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे हो जाते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। संगीता जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर गोपाल की भी नींद खुल जाती है। उसकी आवाज सुनकर गोपाल की भी नींद खुल जाती है। गोपाल संगीता को देखते ही जोर से चिल्लाता है और इतना शोर सुनकर दोनों बहनों की आंख खुल जाती है और वो फौरन अपने माता पिता के कमरे में आते हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटी, मैंने तो इस समीरा की क्रीम में ही केमिकल मिलाया था। मुझे लगता है कि इस कलमुही की ही कोई चाल है, इसने लिपस्टिक में कुछ मिलाया होगा। अरे भाग्यवान, तो तुम्हें लिपस्टिक चुराने क्या जरूरत थी? आप चुप रहिए जी। ये सब सुनकर समीरा मन ही मन सोचती है, परी ने कहा था कि लिपस्टिक का कार्य परिस्थिति के अनुसार ही होगा और वैसा ही हुआ। मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ पाई और दीदी पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन चाची का मन तो बहुत काला है, इसलिए उनकी सूरत भी काली पड़ गई। वैसे माँ, अब तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर भी पोछा मारना पड़ेगा। वैशाली की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। चुप करो, बस भी करो, मेरी सूरत, हाय राम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।